नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में ही राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद शाम को ही बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को ही हरी झंडी दिखाएंगे और सीएम योगी आज बीजेपी के ही चुनाव प्रचार रथ को ही हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के ये रथ यूपी के ही 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे और इसके लिए योगी सरकार और अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। और इसके बाद योगी बीजेपी के संवाद समागम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही उद्योग संगठन के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे और नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से करेंगे। और आपको बता दें कि बुधवार को ही सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद ही नड्डा ने जीत का दावा किया था और अपने इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी ने छोटी छोटी बैठकें करने के अलावा तकनीक का भी अधिक से अधिक उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई है। नड्डा अपनी इसी योजना के मुताबिक ही आगरा क्षेत्र की कई विधानसभा में भी बैठकें लेकर ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और इसके साथ ही नड्डा राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना साथ बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव और संगठन की नब्ज टटोलेंगे और आगरा के बाद वो बरेली पहुंचेंगे और वहां पर विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ ही बैठक करेंगे और डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पंजाब के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी है। पंजाब में ही ईडी ने ही चरणजीत सिंह चन्नी रिश्तेदारों के घर पर ही छापेमारी की और इस मुद्दे की वजह से पंजाब के सीएम आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। केजरीवाल ने अपनी टिप्पणी के जरिए चन्नी की आम आदमी पार्टी की छवि को निशाना बनाने की कोशिश की है और चन्नी पिछले साल मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही खुद को आम आदमी दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ही बुधवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी है। मंगलवार को भी केजरीवाल ने अवैध बालू खनन को लेकर ही चन्नी पर हमला बोला था और दिल्ली के ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार पर बालू खनन को लेकर छापेमारी हो रही है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने पहले खुलासा किया था कि कैसे चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में चमकौर साहिब में ही अवैध बालू खनन हो रहा है और वहीं चन्नी ने ही छापेमारी को मामले में उन्हें फंसाने का प्रयास कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया। और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बदला लेने के लिए ही किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महीने की शुरुआत में ही फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित किए बिना ही लौटना पड़ा था और ईडी ने ही पंजाब में अवैध रेत खनन के मामले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए नगद बरामद किए हैं। इनमें से ही 8 करोड़ चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र के ठिकानों से ही हासिल हुए। वहीं बीजेपी के सुरक्षा चक्र पोस्टर को देखकर ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क उठे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब इस पोस्टर ट्वीट से ही उनकी पार्टी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2022 में ही उनकी विदाई तय है। दरअसल बीजेपी ने ही अपने पोस्टर में मुलायम सिंह यादव की ही बहू अपर्णा यादव और मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीरें लगाई हैं और इसे सुरक्षा चक्र नाम देते हुए लिखा है कि जहां सुरक्षा वहां बेटियां। और बीजेपी ने ही सुरक्षा चक्र पोस्टर का जवाब देते हुए मौर्य ने हाथरस और उन्नाव जैसे कांड गिनाए और कहा कि चाहे पोस्टर ले आए या फिर ट्वीट कर ले, इस बात पर हम लोगों ने ही जो संकल्प लिया है उनकी विदाई का वो पूरा होकर रहेगा क्योंकि इस सरकार में दलित पिछड़ों का ना तो सम्मान रहा और ना ही बहन बेटियां सुरक्षित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव और प्रमोद गुप्ता के बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि इन नेताओं का ना तो कोई जनाधार है और ना ही जमीन, इसलिए
इन्हें जाने से ही समाजवादी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात अपर्णा यादव की, तो ये भाई बहन का मिलन है, क्योंकि वे विष्ट परिवार से आती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही इन भाई बहन के मिलन से ही समाजवादी पार्टी को ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही कोई फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। सीमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की है। और जिस वक्त निर्भया के साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी, उस वक्त सीमा कोर्ट में ही ट्रेनिंग कर रही थी। और जैसे ही उन्हें इस केस का पता चला, उन्होंने बिना पैसे के इस केस को लड़ने का फैसला किया। सीमा के वकालत करियर का ये पहला केस था और उनका हौसला और जज्बा ही था कि आज दोषियों को फांसी के साथ ही उनकी जीत हुई है। और सीमा ने न सिर्फ कोर्ट में ही निर्भया के पक्ष में दलीलें दी, बल्कि कोर्ट में के बाहर भी निर्भया के माता पिता के साथ हमेशा खड़ी रही। सीमा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो वकील नहीं बल्कि पहले आईएएस अफसर बनना चाहती थी और यूपीएससी परीक्षा देने की पूरी तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन किस्मत को उनके लिए वकालत का पेशा ही मंजूर था। बीएसपी ने ही पहले चरण की ही 58 सीटों में से 53 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे, और लेकिन अब उनके से कई सीटों के नाम ही काटकर वहां से नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और यूपी में ही 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 7 चरणों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा, जिसमें कुल 58 सीटों पर ही मतदान किया जाएगा। और इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, जिसमें राज्य की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो तीसरे चरण में ही 20 फरवरी को ही 49 सीटों पर मतदान होगा और चौथे चरण में 23 फरवरी को 60 सीटों पर ही मतदान। और पांचवें चरण में बात की जाए तो 27 फरवरी को ही 60 सीटों पर मतदान और छठे चरण में 3 मार्च को ही 57 सीटों पर और 7वें फेज में ही 7 मार्च को 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करने पर सवाल उठाती है, तो वहीं अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी बनने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती नजर आ रही हैं, नेताओं के एक दूसरे पर ही हमले की तेजी भी साफ तौर पर दिखने लगी है। और इस बार ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार दावे चल रहे हैं, तो वहीं इस बार वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी पूरा दमखम दिखाई दे रही है। और मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ही समाप्त पार्टी बन जाएगी और केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में ही बीजेपी 300 सीटें जीतकर ही सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जब भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। इससे साफ हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार करने वालों के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ही शामिल किया जाएगा। दरअसल 2005 से ही पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद का ही आरोप लगाती है, लेकिन कम से कम हमारे परिवार को तो ले रही है। और परसेप्शन को लेकर भी लड़ाई में ही भाजपा हार गई है। हम आगे हैं और आउटसोर्स की ही अच्छी प्रथा नहीं है। और सपा के ही मुखिया ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है, जो करती है, आपको कथनी और करने में कहीं भेदभाव नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में ही नेताजी ने यश भारती सम्मान दिया था और फिर उसे शुरू करेंगे और नगर भारती सम्मान भी देंगे और उम्र दराज कर्मचारियों के सपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी।
भाजपा में आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है और आपको बता दें कि कल भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव में ही भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में ही 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं और शेष सीटों पर ही दोबारा मंथन के बाद ही अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है और धामी को ही खटीमा सीट से पार्टी से ही चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं सुबोध उनियाल को नरेंद्र नगर, प्रीतम सिंह पवार को ही धनौल्टी और गणेश जोशी को ही मसूरी, मदन कौशिक को ही हरिद्वार और श्रीनगर से ही धन सिंह रावत, चट्टाखाल से ही सतपाल महाराज को टिकट दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और यूपी पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी से ही होगा और यूपी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने मेरठ शहर से विधानसभा चुनाव को ही लेकर शहर के कई जगहों पर जाकर वोटरों से जायजा लिया कि इस बार वोटर किसको जिताएंगे और इस चुनाव में ही जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यूपी में ही गुंडा राज तो खत्म हो चुका है, लेकिन महंगाई को लेकर ही इस बार वोट डालेंगे। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। वोटर बताएगा किसको जिताएगा कि आज खास शो में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जहां पर सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जनता बताएगी कि किस वोटर को वो जिताएगी या किसको वो जो है नहीं जिता पाएगी। आइए हम बात करते हैं जनता से कि जनता का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर अहमद जी। जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर हम आपसे रूबरू हुए हैं। आप बताएंगे कि भाई आपको किस प्रत्याशी के अधीन है और आप किसे ज़्यादा वोट दिलवाना पसंद करते हैं जो आपके अपने शहर का है। जो दिखता है वही बिकता है। जो 5 साल गायब रहे, जनता उन्हें शहर से ऐसा गायब करेगी कि शहर का मेरे पूरी कमिश्नरी में नहीं दिखने के। शहर का एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जनता के बीच में रहने वाला नेता, मुसलमानों का, हर समाज के आदमी का रहबर नेता कमल दत्त शर्मा। अब की बार सिर्फ कमल दत्त शर्मा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि आपने चुना देर आए दुरुस्त आए, आपने सही समय पर सीट निकालने वाले प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हमारे मंत्री जी हैं उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जिस तरीके से पूर्व जो है विधायक रफीक अंसारी जी हैं, उनके कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे 5 साल तक कबूतर उड़ाए हैं और दलाली के लिए बिजली विभाग के अंदर अपने समाज के लोगों की बिजली चोरी पकड़वा कर उनके ही फैसले कराएं, ये काम उन्होंने किया है। और हमारा नेता कमल दत्त शर्मा, जो लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, आकर देखो आज पूरा मुस्लिम समुदाय उसके लिए पल के बिछा खड़ा है। जैसा कि आपने देखा कि जनता की क्या राय है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी, जल्ली कोटी का रहने वाला हूँ। 5 साल मुस्लिमों ने वोट दे के देखा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। जल्ली कोटी में झांके तक नहीं है वो। उन्होंने केवल ये फतूर फैलाया है कि मुसलमानों के दुश्मन है हिंदू। हिंदू दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान है। हमें आपस में लड़वाया इन लोगों ने। अब वो टाइम बहुत जल्दी आ गया है और मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा की सीट निकलने वाली है और इस कबूतरबाज को हम कबूतरबाजी ही बनाएंगे, शहर का विधायक नहीं बनाएंगे। कबूतरबाजी करता रहे बेटा, तेरी हवा तो गई। जैसा कि आपने देखा, विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां अपना जोर शोर दिखा रही हैं और लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस विधानसभा को चुनाव को लेकर कि वोटर किसको जिताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेर प्रधान है। मैं मेरठ विधानसभा में आता हूँ। हमारा वोट कमल दत्त शर्मा जी के साथ है। जान माल से समर्थन है हमारा कमल दत्त शर्मा जी के साथ। हमारा हर एक वोट कमल दत्त शर्मा जी के लिए है। शाहिद मंसूरी, आर्या न्यूज़, मेरठ। बताएगा किसको जिताएगा। क्या आज खास प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं मेरठ के
शहर मेरठ विधानसभा में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है या आने वाली जो सरकार होगी वो कौन सी होगी। आइए हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से जो हमारे बीच हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद पहलवान है, मैं शहर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। शाहिद जी, जिस तरीके से चुनाव सर पर है तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और जो चुनाव होने जा रहे हैं वो किस आधार पर होने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव इस आधार पर होने जा रहे हैं कि जनता जो है वो बीजेपी से परेशान है। महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा, आप जो है पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, सरसों के तेल को देख लो, महंगाई है बहुत ज़्यादा। जनता जो है वो परेशान है महंगाई से। जैसा कि आपने देखा, ज़्यादातर जनता जो है महंगाई को लेकर ज़्यादा चिंतित है। जो ये चुनाव होने जा रहा है वो ज़्यादातर महंगाई को लेकर है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, आप किसे अपना समर्थन देना चाहते हैं? समर्थन तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अच्छा काम किया है। और रही बात सरकार की, सरकार ने गुंडागर्दी तो ख़त्म की है और माफिया राज भी ख़त्म किया है। महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई भी हो सकता है अगर दोबारा से भाजपा की सरकार आ जाए तो क्या पता कम हो जाए, क्योंकि सरकार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है पब्लिक से। हो सकता है दोबारा से सरकार सोचे पब्लिक के बारे में। बाकी सरकार ने तो काम अच्छा किया है, विकास भी किया है। और जो हमारे शहर के विधायक हैं वो तो कभी पूरे 4 साल में आए नहीं। जब विधायक नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे होगा, वोट किसे मिलेगी? तो हमारे लिए भाजपा हो या हमारे रफ़ीक अंसारी जी हो, दोनों एक बराबर है। जो विकास करेगा पब्लिक उसके साथ है। जी, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अभी कहा कि विधायक रफ़ीक अंसारी जी ने शहर के अंदर कोई ज़्यादा विकास नहीं करा है, क्योंकि कोरोना महामारी के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए सहायता की या नहीं की, ये भी हम जानना चाहेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद कुरैशी, मैं शहर विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। जी, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है कोरोना महामारी का दौर चल रहा था और अब भी चल रहा है, तो उसके जो है उन्होंने गरीब जनता लोगों की कुछ आर्थिक सहायता की या नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भाई कह रहे थे कि विधायक रफ़ीक अंसारी जी 4 साल से नहीं आए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल के अंदर भाजपा सरकार और इंजन की सरकार ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी, चारों खाने ये चित हो गए, तो जब जाकर शहर विधायक रफ़ीक अंसारी जी के निवास पर 2 छोटे हाथी प्रतिदिन ऑक्सीजन के भरकर आ रहे थे। डीएम साहब से उन्होंने बात करी थी और उन्होंने जनता में वितरण करने का काम किया मरीजों को। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय पर रफ़ीक अंसारी जी ने सहायता की, जब सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मतलब इसमें विफल हो गए थे, तो जब उन्होंने मेहनत करी और जनता को राशन भी वितरण कराया, अपने स्तर से जा करके राशन वितरण कराया और जनता के बीच में पहुंचकर पैकेट बना करके जो नीडफुल पर्सन थे उन लोगों को वो दिया राशन। अगर हम बात करें आने वाले चुनाव की, तो उसके अंदर आप किसको वोट अपना देना पसंद करेंगे? देखिए, आने वाले चुनाव की अगर बात करें तो गरीब, नौजवान, युवा, किसान, छात्र, सब लोगों ने इस बात ठान ली है कि समाजवादी सरकार लानी है। क्यों? क्योंकि जिस आधार पर बीजेपी सत्ता में आई थी वो सभी के अंदर विफल हुई है। उसने वादा करा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का, उसने वादा करा था सभी सिटियों को स्मार्ट सिटी बना देंगे, उसने वादा करा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उन्होंने वादा करा था कि हम लोग बहुत कम दामों पर उनको राशन मुहैया कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, सरसों का तेल, सिलेंडर। कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर फ्री में वितरण किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई हैं गैस के लिए, ठीक है। अब जब गैस के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई तो सिलेंडर बच गए, बहुत अधिक मात्रा में सिलेंडर बच गए। अब उन सिलेंडर को कबाड़ में तो बेचेंगे नहीं ये लोग। इन्होंने क्या करा, अगर उसको रखेंगे भी, अपने स्टॉक करेंगे, तो उसके लिए कई करोड़ रुपए की ज़मीन लेके वहाँ पर उसका किराया रेंट देंगे, तो वो रखेंगे, वो सरकार की जिम्मे, उसके सिरदर्दी सरकार की। तो सरकार ने क्या सोचा कि हम जनता में, गरीब जनता में इसको बंटवा दें। इन्होंने एक तीर से 2 शिकार खेले, गरीब जनता में उसको बंटवा दिया, केवल लोग हम फ्री निःशुल्क दे रहे हैं, मगर कुछ समय बाद उसी को ही
300, 350, 400 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था उसको 1000 रुपये का कर दिया। तो ये पब्लिक का जो बहुत अच्छी तरह से खींच रहे हैं, पब्लिक समझ चुकी है कि इस बार हम इन्हें कोई मौका नहीं देने वाले। जी, जैसा कि आपने देखा शहर की जनता ने जो है विकास को लेकर ज़्यादा मुद्दा रखा है कि भाई चुनाव जो होगा वो ज़्यादातर जो है बेरोजगारी को लेकर होगा। इसी के साथ में शाहिद मंसूरी, आर्या न्यूज़, मेरठ। वोटर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।